हेलो दोस्तों, एक समय की बात है। लगभग आज से 7 साल पहले एक रमेश नाम का लड़का एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम जिया था। जिया रमेश की दोस्ती उसी क्लास में हो जाती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। वो दोनों लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब रमेश और जिया दोनों दोस्त से प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में इतना प्यार हो जाता है कि ना ही रमेश जिया से अलग रहना चाहता था, ना ही जिया वो एक दूसरे के बिना रहना पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब वह अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब जिया रमेश से कहती है कि रमेश, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। अभी तक तो हम स्कूल में मिला करते थे, इसलिए हमें जुदाई महसूस नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब पढ़ाई भी हमारी पूरी हो गई है, तो हम क्यों ना शादी कर लें और एक साथ रहने का मौका मिल जाएगा। यह बात सुनकर रमेश कहता है कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। हम इस बात से राजी हैं क्योंकि रमेश का जो परिवार था वो एक बिजनेसमैन था और जो जिया थी वो अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। इस वजह से जब दोनों अच्छे परिवार मिल जाते हैं तो उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं। रमेश के घर वाले भी और जिया के घर वाले भी उन दोनों का विवाह कर देते हैं। जिया दुल्हन बनकर जैसे ही जिया घर आई, आने के बाद बड़े अच्छी तरह से अपने परिवार को चलाने लगती है। यूं ही 6 महीने बीत जाते हैं। तब जिया रमेश से कहती है कि रमेश देखो, मैं घर में बैठकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी पढ़ाई की है तो फिर इस पढ़ाई का क्या महत्व रह जाता है। मुझे लगता है कि हमें किसी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। रमेश कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर सकता हूँ। तुम्हें अगर कुछ नौकरी की तैयारी करनी है, जॉब करनी है तो तुम कर सकती हो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। कोचिंग जाने के बाद वह अच्छी तरह से अपनी तैयारी करती है और कुछ दिन बाद जगह पुलिस में निकलती है और पुलिस में जगह निकलने के बाद वह फॉर्म अप्लाई कर देती है। दरोगा के पद पर वह सिलेक्ट हो जाती है। इधर तो दरोगा की नौकरी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि रमेश का जो कारोबार था धीरे धीरे ठप होता जा रहा था। एक दिन रमेश का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है। उसका दिमाग काम नहीं करता कि आखिर अब मैं क्या करूं, मेरा कारोबार इतनी जल्दी कैसे ठप हो गया। इधर जिया जो दरोगा के पद पर थी, उसके कारोबार को प्रशासन जब देखता है कि अच्छा काम कर रही है, तभी उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह थाने के इंस्पेक्टर बन जाती है। जिया अब इधर रमेश अपने कारोबार से ज़्यादा परेशान था। उसकी पत्नी इंस्पेक्टर बन जाती है, लेकिन जब वह कारोबार की वजह से पागलों की भांति करने लगता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, कारोबार दुकानदारी जो होती है कभी चलती है कभी नहीं चलती। आज ठप हो गई है तो शायद कल चलने लगेगी। तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता तो तुम ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी इंस्पेक्टर है, वो भी अच्छा पैसा कमा रही है। चिंता तो तुम्हें तब करनी थी जब तुम्हारे पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं था। तुम्हारी पत्नी इंस्पेक्टर है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तुम्हारा कारोबार ठप हो गया है, उसे जाने दो। लेकिन माता पिता उसे समझाते हैं। रमेश की समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ। उसके माता पिता उसकी पत्नी के सरकारी आवास पर भेज देते हैं।
जहाँ पर वो रहा करती थी। अब रमेश वहीं रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसी जिले में एक एसपी तैनात हुए थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत हैं, जवान थे और अनमैरिड थे। इधर जिया एसपी साहब का स्वागत करने के लिए हाथ में गुलदस्ता लेकर जाती है और जैसे ही एसपी साहब की सूरत देखती है तो पहली ही नज़र में उन्हें दिल दे बैठती है। उन्हें चाहने लगती है, सोचने लगती है कि काश मेरा पति ऐसा होता तो कितने अच्छे से जिंदगी कटती। वह विचार बना रही थी कि मैं किस प्रकार से इनके पास जाने का बहाना ढूंढूं, इनसे नज़दीकियां कैसे बनाऊं। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर वो अपने पति से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अपने पति से दूरियां बना देती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं इस पति से छुटकारा पा सकूं। तभी वो कुछ डॉक्टर से मिलकर ऐसी दवाइयां लेकर आती है और अपने पति को खिलाती है, जिससे वह और ज़्यादा मेंटल हो जाता है, पागलों की भांति करने लगता है। वह सोचती है कि अब यह पागल हो चुका है, अब इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। तभी वह मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर उसे वहां भर्ती करा देती है। रमेश पागलों के बीच रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इधर वह एसपी साहब से नजदीकियां बनाने लगती है। बिना काम से एसपी साहब के पास जाती है और एसपी साहब को ऐसे नज़र से देखती है। एसपी साहब भी समझ जाते हैं कि यह इंस्पेक्टर मुझे लाइक करती है। तब वो एक दिन हिम्मत करके कह देती है कि सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। एसपी साहब मुस्कुरा देते हैं। वह बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कहने लगते हैं कि मैं भी तो काफ़ी दिन से देख रहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो और प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तो अनमैरिड हूँ, अपनी शादी हो जाएगी। कुछ दिन के बाद यह बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिया और वह धीरे धीरे एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। इस प्रकार से उनकी मुलाकातों का सिलसिला काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यही नहीं, इंस्पेक्टर और एसपी ये दोनों दोस्तों की भांति रहा करते। सभी थानों में इनकी चर्चा थी। एसपी साहब और इंस्पेक्टर का तो अफेयर चल रहा था, शायद हो सकता है इनकी शादी भी हो जाए। उधर जो रमेश हॉस्पिटल में भर्ती था, मेंटल हॉस्पिटल में उसे काफ़ी दिन हो जाते हैं और उसकी पत्नी पागल करने की दवाइयाँ खिलाती थी। वह कुछ दिन जब हॉस्पिटल गया था तब वहाँ दवाइयाँ खाने को नहीं मिली। तब उसके दिमाग की हालत सही होने लगती है। तब वो उन डॉक्टरों से कहता है कि साहब, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन डॉक्टर उसकी एक बात नहीं सुनते, उसे पागल समझकर वहीं रहने देते हैं। कुछ दिन बाद में वहीं पर एक बड़ा डॉक्टर उस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आता है। तब रमेश दौड़कर जाता है और कहता है कि साहब, मेरा नाम रमेश है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ पर कैद कर रखे हैं। रमेश की ऐसी बातों को डॉक्टर सुनता है। तब वह सोचने लगता है कि मुझे लगता है उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति दोनों सही है। तब उसका टेस्ट करवाता है। रमेश बिल्कुल फिट बैठता है। उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं और घर भेज देते हैं। लेकिन रमेश घर जाने की बजाय अपने पत्नी के आवास पर जाने का विचार बनाता है। जिया और जो एसपी थे जिससे वह प्यार करने लगी थी, उसी एसपी के साथ बैठकर गार्डन में आवास के आगे वार्तालाप कर रहे थे। जैसे ही रमेश अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ बैठा हुआ देखता है तो वह वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है और कुछ देर के बाद वो दोनों लोग चले जाते हैं। तब वहाँ जो गार्ड थे जो पानी लगा रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे उस आवास की, तो वहाँ रमेश पूछता है कि भाई साहब, ये मैडम जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं, यह व्यक्ति कौन है? तब वो बताते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ के नए एसपी हैं और इन दोनों की शादी तय हो गई है, शादी की तैयारी चल रही है।
यह बात सुनकर रमेश एकदम सहज रह गया। सोचने लगता है कि बड़ी धोखेबाज है यह। स्कूल के टाइम में तो यह हमारे बिना जीना भी नहीं चाहती थी, एक पल भी हमसे दूर नहीं रहना चाहती थी। हमारे कारोबार में घाटा लग गया, तब ये हमको छोड़कर एसपी साहब से शादी करने का सोच रही है। वह सोचता है कि चलो मैं घर जाता हूँ, लेकिन वह घर नहीं जाता। यह सोचकर कि यह बात पता लग गई तो हो सकता है यह मुझसे दूरी बनाने के लिए फिर पागल घोषित कर दे या फिर मुझे थाने में बंद करवा दे, कोई चार्ज लगा के जेल भिजवा दे। अब वह वहाँ नहीं जाता और इधर उधर भटकता रहता है। धीरे धीरे यूं ही टाइम पास करता है। शादी की डेट नज़दीक आ जाती है। जिया इंस्पेक्टर के साथ उसी दिन अच्छी तरह से पंडाल लगा हुआ था। सभी गेस्ट मेहमान आ गए थे, लेकिन एसपी साहब ने जो भिखारी थे उनके खाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी करवाई थी। पूरी वीआईपी तरह से उनका सिस्टम बनवाया गया था। एक तरफ उनके मेहमान लोग थे और एक तरफ भिखारियों का खाना चल रहा था। इसी बीच एसपी साहब अपनी होने वाली पत्नी जिया के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे। वरमाला के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। सभी मेहमान एकत्रित थे। कैमरा चल रहा था, वीडियो बन रही थी। उसी बीच रमेश स्टेज पर पहुंच जाता है। एसपी साहब को देख के हंसने लगता है और हाथ का इशारा करके कहता है कि अगला नंबर आपका। यह बात सुनकर एसपी साहब खड़े हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई तू यह बात क्यों कह रहा है। तब वह कहता है कि साहब, अगला नंबर बस मैंने यही सोचकर कहा कि इसने मुझे बर्बाद किया है, शादी करके मुझे धोखा दे दिया, अब तुम्हें धोखा देने वाली है। अगला नंबर तुम्हारा है क्योंकि तुम ही बर्बाद होने वाले हो। अगर इसको कोई डीएम एसडीएम मिल जाएगा, कोई ऊंचे लेवल का अधिकारी मिल जाएगा, तो वह तुम्हें भी छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेगी। यह महिला कोई और नहीं, वही महिला है जिससे मैं स्कूल के समय प्यार करता था। यह मेरी पत्नी जो मुझसे शादी की थी। कुछ दिन तक यह मेरे साथ रही थी और रमेश कोई और नहीं, वो रमेश मैं हूँ। मैंने अपनी ही कहानी सुनाई थी। तुम्हारी जो पत्नी बनने जा रही है मेरी पत्नी जिया है। इसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे पागलखाने भिजवा दिया। शायद आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए मैंने आपको इशारा करके कहा कि मेरी तरह अब आपका भी नंबर आने वाला है। दूसरा, यह बात सुनकर एसपी साहब बड़े हैरत में पड़ जाते हैं, बड़े अचरज में पड़ जाते हैं और उनके तोते उड़ जाते हैं कि आखिर ये महिला ऐसे नहीं कर सकती। तब वह अपनी होने वाली पत्नी जिया को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जिया, तुम इस भिखारी को जानती हो? तब वह कहती है कि साहब, मैं नहीं जानती, यहाँ तो हजारों भिखारी घूमते रहते हैं, मैं ऐसे किस किस को जानूं। तब रमेश कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो, कम से कम थोड़ी तो सच्चाई रखो, भगवान से तो डरो, तुम सबके सामने झूठ बोल रही हो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तो जिया, कॉलेज के समय तुमने मुझसे प्यार किया था, उसके बाद शादी हो गई थी और तुमने मुझसे दूरियां बनाने के लिए मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। तुम्हें जब ऊंचे पद का अधिकारी मिल गया, एसपी साहब मिल गए, तो तुम उनसे शादी करने लगी हो। इनकी भी जिंदगी खराब कर दोगी। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तब एसपी साहब कहते हैं कि चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यह बताओ क्या वास्तविक तुम्हारा यह पति है? तब वह अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। तब एसपी साहब समझ जाते हैं कि धोखेबाज और बेवफा है यह, जब अपने पति की ही नहीं हुई तो हमारी क्या हो सकती है। और रमेश की पीठ थपथपाते हुए एसपी साहब कहते हैं कि भाई, तुमने बहुत अच्छे समय पर आकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली।
और ऐसे धोखेबाज औरत को मेरी जिंदगी में प्रवेश करने से पहले ही तुमने इसका राज खोल दिया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। एसपी साहब उसी समय तुरंत फ़ोन करते हैं, पुलिस टीम को बुलाते हैं और जिया मैडम को गिरफ्तार करवा देते हैं। कहते हैं कि इस पर चार्ज लगवाकर उसने अपने पति को तलाक न देते हुए दूसरी शादी का प्रयास किया और फिर हमारे साथ 420 झूठ बोलकर हमसे शादी रचा रही थी। इन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। अब उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दायर हो जाता है। और फिर एसपी साहब रमेश से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एसपी साहब उसकी मदद करते हैं। वह जो कारोबार ठप हो जाता है, एसपी साहब वह कारोबार पुनः स्टार्ट करवा देते हैं। फिर रमेश अपने परिवार के पास पहुंचता है और अपने परिवार से मिलकर सारी हकीकत बताता है। उसका परिवार अपने बेटे के इन दुखों को सुनकर रोने लगता है। एसपी साहब कहते हैं कि चिंता मत करो, सारी समस्या का समाधान हो गया है। रमेश अब अपना बिजनेस करने लगा है। इस प्रकार से एसपी साहब ने उस धोखेबाज औरत को गिरफ्तार करवाया और रमेश का बिजनेस पुनः स्टार्ट करवाया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे एसपी साहब के बारे में? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।